ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, मगर प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। ये किसने कहा है? बेवरली सिल्स ने कहा है। विकास की चमक में गुम बेघर लोग। इस संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने ऐसी वैश्विक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो तेजी से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट का रूप लेती जा रही है। इसके अनुसार विश्व की लगभग 40% आबादी यानी लगभग 3.4 अरब लोग सुरक्षित, पर्याप्त और किफायती आवास से वंचित हैं, और इनमें से 1 अरब से अधिक लोग कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों अथवा अत्यंत खराब आवासीय परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए बेबस हैं। यह स्थिति तब है जब दुनिया तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और शहरी विस्तार का दावा कर रही है। स्पष्ट है कि विकास की चमक के पीछे एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके सिर पर छत तक नहीं है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहर रिपोर्ट 2026 का विषय वैश्विक आवास संकट कार्रवाई के मार्ग है। यह विषय केवल शहरी नियोजन का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है। आवास का संकट अब केवल गरीब देशों तक सीमित नहीं है। विकसित देशों में भी घरों की कीमतों, बढ़ते किराए और सीमित आवास उपलब्धता ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इसलिए आज आवास को केवल एक संपत्ति या आर्थिक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में देखने की जरूरत है। भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत विश्व की सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी शहरों में निवास करेगी, और वर्तमान में भी करोड़ों लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की संभावनाओं की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मगर शहरी अवसंरचना और आवासीय योजनाएं तेजी से बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाई। ऐसे में एक और गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों और अस्थायी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। एक सच यह भी है कि कई लोग अपने लिए घर खरीदने की स्थिति भी नहीं है। वैश्विक स्तर पर मकान की कीमत और आय का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2010 में जहां यह अनुपात 9.3 था, वहीं 2023 में यह बढ़कर 11.2 हो गया। मध्य एशिया में यह आंकड़ा 16.8% तक पहुंच चुका है। कितना? 16.8 तक पहुंच चुका है। इसका अर्थ है कि औसत आय वाले व्यक्ति के लिए घर खरीदना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है। भारतीय महानगरों में स्थिति और भी गंभीर है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में संपत्ति की कीमतें सामान्य आय वाले परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। जमीन की बढ़ती कीमतों, निर्माण लागत और निवेश आधारित रियल एस्टेट मॉडल ने आवास को बुनियादी आवश्यकताओं से अधिक निवेश का माध्यम बना दिया। आवासीय असमानता का प्रभाव केवल घर खरीदने तक सीमित नहीं है। विश्व के लगभग 44% परिवार अपनी आय का 30% से अधिक हिस्सा आवास पर खर्च कर रहे हैं। यह स्थिति परिवारों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है, और जब आय का बड़ा हिस्सा किराए या फिर आप देखते हैं कि या ऋण की किस्तों में खर्च हो जाता है, तब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च सीमित हो जाता है, और इससे गरीबी का दुष्चक्र और मजबूत होता है। भारत में भी महानगरों में रहने वाले लाखों निम्न और मध्य वर्गीय परिवार इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। भारतीय शहरों में किफायती आवास की उपलब्धता तेजी से घट रही है। गौरतलब है कि देश के 8 प्रमुख शहरों में किफायती आवास परियोजनाओं की हिस्सेदारी 2018 में 52% थी, जो 2025 तक घटकर केवल 17% रह गई। इसके पीछे मुख्य कारण जमीन जायदाद बाजार का उच्च आय वर्ग की ओर झुकाव है। निजी भवन निर्माण का अधिक लाभ कमजोर विकल्प सीमित। यह सामाजिक असमानता को गहरा करती है। भारत के अधिकांश बड़े शहरों में औपचारिक बस्तियों में रहते हैं। इनमें
में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, भूमि स्वामित्व का अभाव होता है। यहाँ रहने वाले लोग लगातार बेदखली, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का सामना करते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद ये नागरिक अक्सर नीतिगत प्राथमिकताओं से बाहर रह जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना ने मध्य और निम्न आय वर्ग को गृह ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। किफायती किराए वाले आवास परिसर, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना तथा विभिन्न राज्य स्तरीय योजनाएं भी आवासीय सुविधाओं के विस्तार में योगदान दे रही हैं। हालांकि कई चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। कई बार आवास निर्माण तो हो जाता है, लेकिन रोजगार केंद्रों से दूरी, परिवहन सुविधाओं की कमी और सामाजिक अवसंरचना के अभाव के कारण लोग वहां बसना नहीं चाहते हैं। इसलिए आवास नीति को केवल घर निर्माण तक सीमित न रखकर समग्र शहरी विकास से जोड़ना आवश्यक है। आवास वित्त की समस्या भी गंभीर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा, और ये कब लॉन्च की गई थी ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। इस तरह की योजनाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पता है आपको कि नहीं पता है? पता बिल्कुल होना चाहिए। 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। नगरीय प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय की बात हो रही है और शहरी विकास मंत्रालय के अंडर में आती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये आप देखिए, यथा स्थान उन्नयन, सामुदायिक भागीदारी, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक प्रभावी रणनीति सिद्ध हो सकती है। अहमदाबाद की स्लम नेटवर्किंग परियोजना जैसे उदाहरण बताते हैं कि समुदाय की भागीदारी से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। भविष्य की आवास नीति में जलवायु पर्यटन को केंद्रीय स्थान देना होगा। ऊर्जा कुशल भवन, हरित निर्माण सामग्री, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और आपदा प्रतिरोधी निर्माण तकनीक को बढ़ावा देना समय की मांग है, और इससे न केवल पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी बल्कि दीर्घकाल में आवास की लागत भी कम हो सकती है। आवास का प्रश्न केवल ईंट, सीमेंट और भूमि का प्रश्न नहीं है, यह मानव गरिमा और सामाजिक समानता का प्रश्न है। एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर व्यक्ति को केवल आश्रय ही नहीं देता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अवसरों तक पहुंच भी सुनिश्चित करता है। यदि किसी समाज में करोड़ों लोग आवासीय असुरक्षा में जीवन बिताने को विवश हैं, तो उस समाज के विकास को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। शहरीकरण को केवल आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। यदि शहरों को भविष्य के विकास इंजन के रूप में स्थापित करना है, तो उन्हें अधिक समावेशी, न्याय संगत और रहने योग्य बनाना होगा। भारत के लिए भी यही समय है कि वह आवास को कल्याणकारी कार्यक्रम की सीमा से बाहर निकालकर विकास नीति के केंद्र में स्थापित करे, क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकसित राष्ट्र की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि उसके प्रत्येक नागरिक के सिर पर सुरक्षित, सम्मानजनक और किफायती छत उपलब्ध है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। समय के घाव तो वक्त की धूल तले दब जाते हैं, लेकिन समय खुद जो घाव करता है, वह चाहे वह किसी प्रियजन के बिछड़ने का हो, ढलती उम्र का हो, या हाथ से छूटे हुए सुनहरे अवसरों का हो, सत्ता या फिर ताकत छूटने का, उसे वह कभी पुराना नहीं होने देता। जब भी हम थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं, वह यादों की गलियों से कोई पुराना कांटा उठाकर फिर से चुभा देता है, या उसका तस्दीक कराने का तरीका है। बाकी सारे घाव तो किसी न किसी तरह ढक जाते हैं, उन पर वक्त की गर्द जम जाती है, अपनों की झूठी सच्ची हमदर्दी का लेप लग जाता है, और धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह से भरने का एक मुकम्मल भरम भी हो जाता है। हम इंसान उस ढके हुए जख्म की खाल को देखकर मन ही मन तसल्ली की एक लंबी सांस लेते हैं और खुद को गुमराह करते रहते हैं, चलो बुरा दौर बीत गया, अब रास्ते सीधे हैं। लेकिन समय जो घाव देता है, वह किसी मरहम की बिसात नहीं मानता। समय अपने दिए जख्मों को हमेशा हरा रखता है। जब भी हमारी जिंदगी अपने आपाधापी में थोड़ा सा संभलने की कोशिश करती है, वह चुपके से उन्हें हरा कर देता है।
कर देगा। समय कोई शांत बहती हुई नदी नहीं है जो किनारों को सहलाकर गुजर जाए। वह एक बेहद शातिर, सजग और बेरहम शिकारी है। जब हम अतीत के मलबे से निकलकर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश में मुस्कुराने को हों, जब लगे कि हम वक्त की मार से बहुत आगे निकल आए, और ठीक उसी दौरान हमारे निकट से गुजरते पल पुरानी भूली बिसरी राहों से चुन चुनकर नुकीले और जहरीले कांटे बटोर लाता है। वह हमारे कानों के बेहद पास आकर अपनी सर्द सांसों के साथ फुसफुसाता है, और मैंने जो घाव दिए तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन्हें भरने की कोशिश मत करना। तुम्हारी हर कोशिश मेरी मुट्ठी में है। ऊपरी तौर पर जमी हुई वह ठंडी परत हमें कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या शायद कुछ सालों के लिए एक दिखावे की तसल्ली तो दे सकती है। हमें यह साझा झांसा दे सकती है कि अब सब शांत है, लेकिन वह भीतर की आदिम आग को कभी बुझा नहीं सकती। वह सिर्फ एक अस्थायी आवरण है, एक कमजोर पर्दा, जैसे ही स्मृतियों की कोई हल्की सी सरसराहट होती है या जिंदगी किराए में कोई नया अप्रत्याशित झटका लगता है, वह ऊपरी परत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह जाती है। भीतर से खोखला हुआ लाल तप्त पिघला हुआ लावा फिर से पूरी शिद्दत के साथ बाहर उबल आता है, और हम इंसान को एक ही झटके में एहसास हो जाता है कि हम जहां से चले थे आज भी ठीक उसी जगह बेबस खड़े हैं। अगर इस कड़वाहट को जीवन की यथार्थ पर कसकर देखा जाए तो समय हमें इतने रूपों में तोड़ता है कि उनका कोई अंत नहीं है। जब वह हमारे किसी बेहद अजीज को, हमारी धड़कन के सबसे करीब रहने वाले इंसान को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेता है, तो वह जो खालीपन छोड़ जाता है उसकी भरपाई कोई ताकत नहीं कर सकती है। साल पर साल गुजरते जाते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, लोग हमारे चेहरे को देखकर झूठा दिलासा देते हैं। अब तो हमें इसकी आदत हो गई हो, लेकिन सच सिर्फ हमारा अकेलापन जानता है। वह दर्द वक्त के साथ कम होने के बजाय और ज्यादा गड़ा और गहरा होता चला गया है। उम्र के एक आखिरी पड़ाव पर आकर जब हम थककर पीछे मुड़कर देखते हैं तो समय के हाथों छूटे हुए बड़े फैसले, गलतियां और खोए हुए सुनहरे अवसर एक स्थायी और कभी ना मिटने वाली टीस बन जाते हैं। समय के ये ना भरने वाले घाव ही वास्तव में हमें हमारी अंतिम सांस तक मनुष्य बनाए रखते हैं। अगर समय के दिए सारे जख्म पूरी तरह भर जाते हैं, हम सब कुछ भूल कर पूरी तरह बेफिक्र और चैन से सो जाते हैं, तो हम एक संवेदनशील जीवंत प्राणी ना रहकर पत्थर की एक बेजान मूर्त बन जाते हैं, या कसक या लगातार सालने वाली टीस और भीतर 24 घंटे सुलगता हुआ लावा ही हमारी जिंदा चेतना के सबसे बड़े प्रमाण हैं। समय का असल मकसद सिर्फ हमें दर्द देना नहीं है, बल्कि उस दर्द के बहाने हमें हर सुबह यह याद दिलाना भी है कि इस पूरी कायनात में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना हमारी ये छोटी छोटी खुशियां, ना हमारा झूठा अहंकार, ना हमारा ये अस्थायी साम्राज्य, ना ही हमारा चाहा हुआ चैन। वह एक निष्ठुर और कठोर उस्ताद की तरह जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे पुराने जख्मों की खाल को अपने नाखूनों से कुरेद कर हमें हमारी असली औकात और इस पूरी जिंदगी की नश्वरता का तीखा पाठ पढ़ाता रहता है। हम इंसान के पास समय के इस बिछाए हुए जाल और उसके इस निर्मम चक्रव्यूह के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है। रास्ता बस इतना ही रह जाता है कि हम इस डरावनी हकीकत को पूरी शिद्दत के साथ गले लगा लें। जब हम यह पूरी तरह मान लेते हैं कि समय के दिए ये घाव अब कभी नहीं भरेंगे, तो हम उन्हें जबरदस्ती भरने की वह नाकाम और थका देने वाली व्यर्थ कोशिशें हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। हम उस दहकते हुए लावे के साथ, उस उठती हुई कसक के साथ, उस मध्यम दर्द के साथ ही अपनी सांसों का तालमेल बैठाकर जीना सीख लेते हैं। हमारे भीतर छिपी हुई जिज्विसा उस असहनीय दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल और ताकत बना लेती है। घाव भरे ना भरे, पर उस दर्द की भट्टी में जलकर जो व्यक्तित्व कुंदन की तरह निखरता है, वही समय के इस अंतहीन अट्टहास को सहने का मद्दा रखता है। समय रोज नए घाव देता रहता है, भीतर का लावा सुलगता रहता है। हम इंसान इसी कड़वी हकीकत के साथ मुस्कुराते हुए अपनी सांसों का सफर पूरा करते रहेंगे। ये आप देखेंगे टिप्पणियाँ हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अनदेखी की आग
कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वह गलती बनी रहती है या उससे सबक लेकर भविष्य में सावधानी बरतने और बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं किए जाते, तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता। दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल में 2 दिन पहले आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष रहित देश के अलग अलग हिस्सों से कई जगहों पर रिहायशी इमारतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। जहां तक मालवीय नगर की घटना का सवाल है, तो यह संभव है कि वहां अचानक लगी आग पूरी इमारत में फैल गई, मगर इतने लोगों के मारे जाने के बाद अब जो तथ्य उजागर हो रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि इस हादसे की समूची भूमिका पहले से तैयार थी और इसमें इमारत के मालिक से लेकर सरकार के संबंधित महकमों के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी थी। जो नियम कानून होते हैं ना, उनकी धज्जियां उड़ा के एक तरह से होटल चलाए जाते हैं। सवाल है कि अगर होटल के पास दिल्ली अग्निशमन विभाग की ओर से जारी किए जाने वाला अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर 6 कमरों के लाइसेंस पर अगर 25 कमरे अवैध रूप से बनाकर कारोबार संचालित किया जा रहा है, तो यह किसकी अनदेखी से संभव हुआ? धोखाधड़ी करके इमारतों के भूतल पर एक पूरी रेस्टोरेंट चलाई जा रही थी, तो क्या यह कोई छिपी गतिविधि थी? और जिस इमारत में अलग अलग कारणों से हर समय खासी संख्या में लोगों के मौजूद होने की स्थिति थी, वहां आग लगने अन्य किसी आपात स्थिति में बचने के लिए बाहर निकलने का रास्ता बाधित क्यों था? इलेक्ट्रॉनिक लॉक प्रणाली से जोखिम की आशंका होने के बावजूद मुख्य दरवाजे के खुले बंद होने की डिजिटल व्यवस्था की अनुमति किसने दी थी? सच है कि इमारत में जो हादसा सामने आया वह सिर्फ कमाई की अदम्भ भूख में सुरक्षा इंतजामों के अनिवार्य पहलू को लेकर एक आपराधिक लापरवाही और सरकार के संबंधित महकमों की ओर से की गई अफसोसजनक अनदेखी का नतीजा है। आज आप लोग बिल्डिंग बनाइए, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस जो आए पैसा रखे रहिए, दे दिया करिएगा, यही तो होता है। और बाद में इसीलिए हादसे होते हैं। उन हादसों से हम लोग सीखते भी नहीं कुछ। फिर हम लोग कोई हादसा होता है, फिर जागते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर होता है, और वो होते रहते हैं। दरअसल नियमों को ताक पर रखकर चलाई जाने वाली व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र के संचालक तभी ऐसा कर पाते हैं जब पुलिस या अनिवार्य व्यवस्थागत इंतजामों की समय समय पर जांच और निगरानी करने वाले अधिकारी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने की छूट देते हैं। इसके पीछे अवैध लेन देन पर आधारित सांठगांठ हो सकती है। विडंबना यह है, जो लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उन्हें इस बात की शायद कोई फिक्र नहीं होती कि उनकी ऐसी हरकतों का अंजाम कितना त्रासद हो सकता है। अगर कोई मामला तूल पकड़ लेता है तो सरकार और पुलिस की ओर से आनन फानन में फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त सक्रियता दिखती है, मगर ऐसे हादसों की जांच के नतीजे कानूनी कार्रवाई और सजा की हालत यह है कि वह शायद ही किसी सबक के लिए उदाहरण साबित होती है। जरूरत इस बात की है कि खासतौर पर ज्यादा लोगों की जमा होने वाली इमारतों में आग लगने या फिर किसी भी अन्य वजह से जोखिम पैदा होने की आशंका वाली जगहों के सुरक्षा इंतजामों को लेकर कोई समझौता ना हो। साथ ही नियमों की अनदेखी करने या उन्हें ताक पर रखकर गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ उचित सख्ती बरती जाए। हिंसा का सिलसिला, ये आप देखिए, मणिपुर सरकार के तमाम दावों के बावजूद हिंसा की घटनाओं के सिलसिला थम नहीं रहा है। सामुदायिक संघर्ष, उग्रवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता और सुरक्षा बलों की उदासीनता से राज्य में कानून व्यवस्था फिर से पटरी से उतरती प्रतीत हो रही है। ये आप देखेंगे, मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। बाई खेमचंद सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मणिपुर। ऐसे में शांति कायम करने की दिशा में राजनीतिक इच्छा शक्ति, गंभीरता और संवेदनशीलता का अभाव भी साफ नजर आता है। यही वजह है कि राज्य में उग्रवादियों के लक्षित हमले, आमजन को बंधक बनाने, निर्दोष लोगों की हत्या करने, आगजनी और इन वारदात के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। शुक्रवार को भी कांगपोकपी जिले में एक गांव पर सशक्त हमलावरों ने धावा बोल दिया और गोलीबारी में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि आखिर हिंसा की यह चिंगारी अंदर ही अंदर क्यों सुलगती जा रही है। दरअसल ये सिर्फ कानून व्यवस्था की ही समस्या नहीं, बल्कि आम लोगों में पनप रहा अविश्वास और असुरक्षा की
भावना भी इसकी बड़ी वजह है। गौरतलब है कि मणिपुर बीते 3 साल से भी अधिक समय से जातीय हिंसा का दंश झेल रहा है और जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच राज्य और केंद्र सरकार की ओर से हालात पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आए। हालांकि पिछले कुछ समय में राज्य में हिंसा घटनाओं में कमी देखी गई, लेकिन इन पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया। राज्य सरकार का दावा है कि हिंसक वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। यह बात सच है कि केवल सामाजिक मतभेद इतने लंबे समय तक हिंसा को जीवित नहीं रख सकते हैं। असली समस्या तब पैदा होती है जब लोगों का सरकार और प्रशासन पर भरोसा टूटने लगता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि राज्य में उग्रवादी समूहों पर कड़ी नजर रखी जाए, हिंसक घटनाओं में तत्काल कार्रवाई की जाए, आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए सरकार स्थायी समाधान तलाशने का प्रयास करे। बाकी देखते हैं कब तक शांति होती है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।